नमस्कार, गुड मॉर्निंग बहुत स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव और मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। शुरुआत करेंगे दिन की और बताएंगे आपको देश दुनिया लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। तमाम खबरें आपको दिखाएंगे, 1 घंटे बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरें आपको बताते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर जो कि बंगाल से आ रही है। एक बार फिर से आम चुनाव के पहले यहाँ रक्त चरित्र जो है वो सियासत में देखने को मिला है। बंगाल से खबर मिल रही है, वोट से पहले सियासत के रक्त चरित्र का ट्रेलर जो है वो दिखा है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर हमले के आरोप लग रहे हैं और ये आरोप लगा रही है बीजेपी की सांसद लॉकेट चटर्जी, जिनकी गाड़ी पर अटैक किया गया है। बीजेपी सांसद की कार पर शाम को हमला हुआ और वो भी तब जबकि सुबह में ही एनआईए की टीम पर भी बंगाल में हमला हुआ था और उसकी वजह से प्रदेश की सियासत तापमान जो है वो काफी बढ़ चुका है। ऐसे में सवाल यही कि क्या बंगाल में एक बार फिर से बड़ा बवाल होने वाला है। इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देखिए, ये दीदी का बंगाल है। जी हाँ, ये दोनों तस्वीरें पश्चिम बंगाल की हैं। पहली तस्वीर पूर्वी मेदिनीपुर जिले के भूपति नगर इलाके की है, तो वहीं दूसरी तस्वीर हुगली की है, जहां चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी की कार पर भीड़ ने हमला कर दिया। तो सबसे पहले बात हुगली की। देखिए किस कदर हूटिंग हो रही है। काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। गाड़ी पर ताबड़तोड़ हमला हो रहा है। आप आवाज सुन सकते हैं, बार बार गाड़ी पर वार किया जा रहा है। ये उस गाड़ी पर हमला हो रहा है जिस पर खुद बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी बैठी हुई हैं। सुनिए उन्होंने टीएमसी पर क्या आरोप लगाए हैं। पूरा जो यहाँ का करप्शन है, माफिया गुंडा का करप्शन यहाँ पे पूरा चल रहा है। पूरा यहाँ पे जो लोग है वो मैं सामने लेके आ रही हूँ, इसलिए सब लोगों का डर है। टीएमसी डर हो गया, इसलिए मुझे मतलब मारने का मेरा मतलब ये सब कोशिश कर रहा है, मेरे ऊपर अटैक करने का कोशिश कर रहा है। लॉकेट चटर्जी पर हमले की घटना हुगली जिले के बसबेरिया में हुई, जहां वो एक धार्मिक समारोह में शामिल होने गई थी। इस दौरान अचानक कुछ लोगों ने गाड़ी पर हमला कर दिया। चलिए अब सुबह हुई वारदात को समझिए। एनआईए की टीम पर हमला हुआ है और ये पहली घटना नहीं है। बंगाल के संदेशखाली में ईडी की टीम पर हमला होने के बाद ये दूसरा वाकया है जब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी पर हमला हुआ। वो भी तब जब एनआईए की टीम 2022 भूपति नगर ब्लास्ट केस के आरोपियों को गिरफ्तार करने गई थी। लंबी खोजबीन के बाद 2 मुख्य साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था। इस हमले को लेकर सियासत तेज है। सुनियोजित ढंग से, ऑर्केस्ट्रेटेड और स्पॉन्सर्ड तरीके से स्टेट स्पॉन्सर्ड, स्टेट पेट्रोनाइज, स्टेट प्रोटेक्टेड, स्टेट ऑर्गेनाइज्ड हमला करवाया जाता है ताकि जो जांच एनआईए करना चाहती है आतंक के विषय में, ब्लास्ट के विषय में, उस आतंक की इन्वेस्टिगेशन में रोड़ा अटकाया जा सके। तो মধ্যরাতে যদি গ্রামের লোক দেখে হঠাৎ করে কিছু লোক আসছে পুলিশের ড্রেস পরে, তারা কি করে বুঝবে কিছু? আর ইলেকশনের আগে কেন অ্যারেস্ট করে? যদি সবাইকে অ্যারেস্ট করে বিজেপি কি মনে করে सब बूथ एजेंट के अरेस्ट कर दे? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। राज्यपाल ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। और चुनाव को लेकर के पश्चिम बंगाल से एक और बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर आज सीएम ममता बनर्जी 2 चुनावी रैली करने वाली हैं। पहले बांकुड़ा लोकसभा क्षेत्र में वो चुनाव प्रचार करेंगी और फिर पुरुलिया में सीएम ममता बनर्जी की रैली होने वाली है। आज सुबह 11 बजे टीएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है। चुनाव को लेकर बड़ा खुलासा करने का दावा जो है वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जा रहा है। तो आज ममता बनर्जी 2 चुनावी रैली करेंगी। पहली रैली बांकुड़ा लोकसभा क्षेत्र में करने वाली है, वहीं पुरुलिया में भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है वो चुनाव प्रचार करने वाली है। और आज 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब टीएमसी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, जिसमें चुनाव को लेकर बड़ा खुलासा
ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से किया जा सकता है। तो बड़ी खबर पश्चिम बंगाल में देखिए, आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की 2 रैलियां होने वाली हैं। इससे जुड़े अपडेट्स आगे भी हम आपको देंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 3 जगह जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, चुनाव प्रचार करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनकी आज चुनावी जनसभाएं होंगी। बिहार के नवादा से आज चुनावी रैली की शुरुआत करने वाले हैं पीएम। वहीं सुबह 11 बजे नवादा में पीएम मोदी जनसभा को संबोधित भी करेंगे। दोपहर में जलपाईगुड़ी में चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं पीएम। आज शाम 6 बजे जबलपुर में पीएम मोदी का रोड शो होगा। कंटका चौक, आदि शंकराचार्य चौक तक ये रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहने वाला है। दिन बदला, जगह बदली, अगर कुछ नहीं बदला तो वो है पीएम मोदी का हमला। आज एक बार फिर पीएम मोदी धुआंधार प्रचार करेंगे और आप जिन 3 तस्वीरों को देख रहे हैं, आज इन तीनों ही जगहों पर प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहेंगे। शुरुआत होगी बिहार से, जहां के नवादा में प्रधानमंत्री मोदी एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बिहार के बाद आज एक बार फिर पीएम मोदी पश्चिम बंगाल में ही चुनाव प्रचार करेंगे और न्यू जलपाईगुड़ी में रैली को संबोधित करेंगे। वहीं आज की चुनावी सभा का समापन होगा मध्य प्रदेश में, जहां आज शाम जबलपुर में पीएम मोदी रोड शो करने वाले हैं। चलिए अब एक एक कर तीनों कार्यक्रम की बात करते हैं। लोकसभा चुनाव के महासमर में बिहार की एक एक सीट पर पीएम मोदी की पैनी नजर है। तभी तो चुनावी घोषणा के बाद आज सुबह 11 बजे बिहार में पीएम मोदी की दूसरी रैली होने जा रही है। 4 अप्रैल को जमुई की रैली के 72 घंटे बाद प्रधानमंत्री आज नवादा में हुंकार भरेंगे। नवादा शहर के कुंती नगर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली होगी, जहां वो बीजेपी प्रत्याशी विवेक ठाकुर के लिए नवादा की जनता से वोट मांगेंगे। साथ ही औरंगाबाद और गया के मतदाताओं को भी साधने की कोशिश करेंगे। बता दें कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी की सभा पर तंज कसा है। प्रधानमंत्री जी को कम से कम ये तो बताना चाहिए था कि जमुई के विकास के लिए उन्होंने क्या किया, कौन सा कारखाना लगाया, कौन सा निवेश लाया, क्यों नहीं पलायन रोके, क्यों नहीं गरीबी मिटाए और कितने नौजवानों को उन्होंने रोजगार या नौकरियां दी, ये तो बताना चाहिए। बिहार के बाद दोपहर में पीएम मोदी न्यू जलपाईगुड़ी में रहेंगे, जहां 2:15 बजे वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और एक बार फिर मुख्यमंत्री ममता और पश्चिम बंगाल की कानूनी व्यवस्था पर निशाना साधेंगे। जबकि आज शाम में पीएम मोदी का कार्यक्रम मध्य प्रदेश में रहने वाला है, जहां वो जबलपुर में रोड शो करने वाले हैं। शाम 6 बजे से कटंगा चौक से आदि शंकराचार्य चौक तक रोड शो करेंगे। बता दें कि राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी के बाद आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी मोर्चा संभालेंगे। राजनाथ सिंह झुंझुनू के पिलानी में प्रचार करेंगे, तो वहीं सीएम योगी सुबह 11 बजे भरतपुर में, 1 बजे दौसा में और 2:30 बजे सीकर में चुनावी रैली करेंगे। जो कि अब खोल करके चुनाव प्रचार में शामिल हो रही है। कल जयपुर में न सिर्फ सोनिया गांधी बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल थे। जयपुर में सियासी हमले के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की, धारा 370 का जिक्र किया, लेकिन खुद ही फंस गए। ऐसा उन्होंने क्या कुछ कहा कि वो खुद फंस गए, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस की ये पहली चुनावी सभा है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में अपनी पहली बड़ी रैली करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। इस रैली में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल हुईं। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर बड़े दावे किए गए और बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लगा दी। रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने धारा 370 का मामला उठाया और सुनिए कैसे वो धारा 370 को धारा 371 बोल गए। यहाँ आकर कह रहे मैंने 371 को निकाल दिया। अरे भाई यहाँ के लोगों से क्या वास्ता है? ठीक है, आप जाके कश्मीर में बोलो, जम्मू में बोलो, लेकिन यहाँ जो बोल रहे हैं किसान के लिए आपने क्या किया ये बताइए। दोपहर में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने वार किया तो शाम होते होते गृह मंत्री अमित शाह ने खड़गे पर पलटवार कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर लिखा, कांग्रेस पूछ रही है कि कश्मीर से क्या वास्ता,
ये सुनना काफी शर्मनाक है। मैं कांग्रेस पार्टी को याद दिलाना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और प्रत्येक राज्य और नागरिक का जम्मू कश्मीर पर अधिकार है। गृह मंत्री अमित शाह यही नहीं रुके, बल्कि ये भी लिखा कि कांग्रेस को ये नहीं पता कि कश्मीर में शांति और सुरक्षा के लिए राजस्थान के कई वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। लेकिन यह सिर्फ कांग्रेस नेताओं की गलती नहीं है। भारत के विचार को न समझ पाने के लिए कांग्रेस पार्टी का इटालियन कल्चर ही दोषी है। बता दें कि शुक्रवार को राजस्थान के चूरू की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर और धारा 370 का जिक्र किया था, जिसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने उन पर निशाना साधा था। और चलिए बात करेंगे माफिया मुख्तार अंसारी की, जिसे मरे हुए 10 दिन बीत चुके हैं और अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जो है 11वें दिन उनके घर जा रहे हैं उनके परिजनों से मुलाकात करने के लिए। लेकिन अखिलेश यादव गाजीपुर तब जा रहे हैं जब पहले ओवैसी हो आए हैं वहां पर। ऐसे में सवाल ये उठता है कि मुस्लिम वोट के दबाव के लिए अखिलेश यादव क्या मुख्तार अंसारी के घर जा रहे हैं? देखिए इस पर एक रिपोर्ट। मौत के बाद भी माफिया मुख्तार अंसारी लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। अब तो खुद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलने गाजीपुर जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले बात लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी के दफ्तर की, जिसके बाहर माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के साथ हमदर्दी जताते हुए पोस्टर लगाए गए हैं। देखिए यही है वो पोस्टर जिसमें लिखा है कि इस बार ईद के दिन मुसलमान और गैर मुसलमान भाइयों से अपील है कि वो मुख्तार अंसारी के लिए 2 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। बता दें कि अब ये पोस्टर सुधाकर यादव ने लगवाए थे। मुख्तार अंसारी को लेकर जैसे ही पोस्टर बैनर लगे होने की खबर पुलिस को मिली, मौके पर पहुंचकर विवादित पोस्टर हटवाए। चलिए अब अखिलेश यादव के गाजीपुर दौरे पर चलते हैं। तो आज माफिया मुख्तार की मौत के 11वें दिन अखिलेश यादव मोहम्मदाबाद जाएंगे। दोपहर 1 बजे मुख्तार के परिजनों से अखिलेश यादव मुलाकात करने वाले हैं। अखिलेश से पहले असदुद्दीन ओवैसी माफिया मुख्तार के घर जा चुके हैं। अखिलेश के इस दौरे को सियासी चश्मे से देखा जा रहा है, क्योंकि अंसारी के परिजन और विपक्षी नेताओं की तरफ से मौत को संदेहास्पद करार दिया गया है। इस मामले पर सियासत भी गरमाई हुई है, क्योंकि चुनाव है और सिर्फ गाजीपुर ही नहीं, पूरे पूर्वांचल की राजनीति में मुख्तार एक बड़ा नाम रहा है। और बच्चे की खरीद फरोख्त मामले में राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर सीबीआई ने रेड करी है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मामला बताया जा रहा है और यहाँ सीबीआई की रेड जो है वो की गई है। दिल्ली के कई इलाकों में सीबीआई ने छापेमारी की है। बच्चे की खरीद फरोख्त पर सीबीआई ने एक्शन लिया है। सीबीआई की टीम ने करीब 8 बच्चों का रेस्क्यू भी किया है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। कोर्ट में पेशी के बाद 4 दिन की रिमांड जो है वो मिली है। गिरफ्तार आरोपियों से सीबीआई फिलहाल पूछताछ कर रही है। दिल्ली में चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट का पर्दाफाश हुआ है और इस पूरे मामले में सीबीआई ने छापेमारी कर केशवपुरम इलाके में एक घर से 2 नवजात शिशुओं को बरामद किया है, जबकि इस पूरे मामले में करीब 8 बच्चों का भी रेस्क्यू किया गया है। इस पूरे मामले में खरीद फरोख्त करने वाले 7 लोगों को सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोगों में अस्पताल के वार्ड बॉय समेत कुछ महिलाएं और पुरुष भी शामिल हैं। सीबीआई ने दिल्ली के अंदर मानव तस्करी और बच्चों की खरीद फरोख्त मामले में कल एक बड़ा ऑपरेशन किया। यह ऑपरेशन दिल्ली के कई इलाकों में अंजाम दिया गया। केशवपुरम में हम मौजूद हैं। केशवपुरम के नारंग कॉलोनी का ये त्रिनगर का इलाका है और यहां अगर आप देखेंगे तो ये 711 गली नंबर 9 और ये आप देखेंगे तो यहाँ पे इसी घर के ऊपर यानी 4th फ्लोर के ऊपर जो है वहां से एक महिला को गिरफ्तार किया गया है और उसके साथ यहाँ से 2 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान जो है वो कई लोग अब इसकी जद में आने वाले हैं। सीबीआई की टीम अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर रही है। पहले से इस ऑपरेशन की प्लानिंग की गई थी, अलग अलग इलाकों में रेकी की गई थी और उसके बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। वार्ड बॉय और एक महिला जो है उसकी भी संलिप्तता इस पूरे मामले में नजर आ रही है। यही कारण है कि सीबीआई ने उसको भी गिरफ्तार
गिरफ्तार किया है। अभी इस पूरे मामले की जांच जारी है और भी इस पूरे मामले के तार बढ़ सकते हैं। ये बच्चों को कहां से चोरी करते थे, कहां पर लाते थे, कहां से ले जाते थे, इन सारे बातों की जांच अभी सीबीआई कर रही है। क्या ये अंतरराज्यीय गिरोह था या फिर इनका प्लानिंग कुछ और था, इसकी भी जांच की जा रही है। बड़ा मामला है, सीबीआई की नजर लगातार इस पूरे मामले पे बनी हुई थी और जैसे ही जो पुख्ता सबूत मिले थे, इनपुट मिले थे, उसके आधार पर केशवपुरम के इलाके में जो सीबीआई की टीम है उसने कल जो शाम तड़के रेड मारी और उसके बाद यहां से बच्चों के साथ साथ जो तस्कर थे उनको गिरफ्तार किया है। अब देखना होगा कि आखिर आने वाले दिनों में और इस कड़ी में कितने लोग निकल के सामने आते हैं। मैं पार्क से आया था तो गाड़ी यहाँ चौक पर खड़ी थी, चारों तरफ से घेर रखी थी गाड़ी को। अब कोई नहीं बता रहा कि किस लिए गाड़ी खड़ी है, क्यों खड़ी है, क्या पकड़ा है क्या नहीं पकड़ा, कोई शो नहीं हो रहा था उसमें। उसके बाद 7 बजे करीब पुलिस आई है यहाँ पे। एक बंदा हमारी गली में भागा है, उधर से आई है खबर के इधर आओ जी फटाफट भागो। तो एक लेडीज एक पुलिस वाले उस गली के अंदर गए सिविल ड्रेस में, उस मकान में गए तो जब पता चला है कि बच्चा चोरी का कांड हुआ है यहाँ पे। वहाँ से फिर ये सब के सब फिर उसके घर पे चलते गए, पूरी रात उसी के घर पर रुके। 12 बजे वहाँ से 2 बच्चे लेके आए, गाड़ी में लेके गली के कोने पे से बच्चे बिठाए और दोनों को लेके वो चले गए। और 2 शहरों में आग लगने की खबर मिली है। नोएडा एक्सटेंशन और पटना में आग लगी जिससे कि हाहाकार मच गया। जी हाँ, कैसे आग लगी, कितना नुकसान आग लगने की वजह से हुआ है, सारी जानकारी इस रिपोर्ट में। दो शहरों में आग का विकराल रूप देखने को मिला। आग तेजी से फैली और फिर बुझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पहली तस्वीर दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा वेस्ट की है, जहां आग का तांडव देखने को मिला। टायर है, निकाल लो नीचे ऊपर से। आग एक रेस्टोरेंट में लगी, जो कि देखते ही देखते फैलती चली गई। कुछ देर में ही आग ने पूरे रेस्टोरेंट को राख में तब्दील कर दिया। आग लगने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पास में ही एक नामी अस्पताल है। गनीमत रही कि आग से अस्पताल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि आग की लपटें और धुएं का गुबार दूर से ही दिखाई दे रहा था। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हालांकि गनीमत रही कि कोई शख्स आग की चपेट में नहीं आया। सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। पटना से भी आग लगने का मामला सामने आया। आग कितनी भीषण थी, तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था। दमकल की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन आग बुझाने में दमकल विभाग के लोगों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। कबाड़ी गोदाम में लगी भीषण आग ने देखते ही देखते पूरे गोदाम को राख में बदल कर रख दिया। मेहंदीगंज थाना क्षेत्र के दीपनगर इलाके में आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। भीषण आग ने आसपास के कई मकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आसपास के लोग घर में रखा सामान और सिलेंडर लेकर दौड़ते भागते नजर आए। मौके पर मौजूद लोगों ने कबाड़ को हटाने का काम शुरू किया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया, वरना आग और विकराल हो सकती थी। और आग का कहर देखने को मिला है तमिलनाडु में। आग किस वजह से लगी ये तो अभी साफ नहीं हो पाया, लेकिन आग काफी भयानक थी, काफी ज्यादा नुकसान भी यहाँ पर देखने को मिला है। और इस बात की सूचना जहाज से ही फायर विभाग को दी गई है। उसके बाद दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची है, आग बुझाने में जुटी हुई है। दरअसल जो तस्वीरें वहां से सामने आई हैं, उसको देखकर आप समझ पाएंगे कि कितनी भयावह ये आग थी। आग लगने से किसी के हताहत की खबर तो नहीं मिली है, लेकिन देखिए कि जब ये आग फैली तो कितनी तेजी से फैलती चली गई। दूर से ही आग की लपटें देखी जा सकती है। तुरंत दमकल विभाग को इस बात की सूचना दी गई, जिसके बाद दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई हैं। तो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव प्रचार जोर शोर से किया जा रहा है। अब नेताजी जो हैं वो जनता को लुभाने में जुटे हुए हैं, घर घर जाकर वोट मांगे जा रहे हैं। तो ऐसे में ओम प्रकाश राजभर पीछे क्यों रहते? यूपी सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने भी
हथकंडा नया अपनाया है। जहां ओपी राजभर अपने बेटे को जिताने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे और इसी सिलसिले में उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। आपको दिखाते हैं। सियासत नेताओं से क्या न करवाए, सुबह सपा अध्यक्ष का ये वीडियो अपने आप में बहुत कुछ नहीं बल्कि सब कुछ बयां कर रहा है। मऊ जिले की घोसी लोकसभा सीट से सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद चुनाव मैदान में हैं। लिहाजा अपने बेटे को जिताने के लिए ओपी राजभर जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। ओपी राजभर का शनिवार को चुनाव प्रचार के दौरान एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। चुनाव प्रचार के दौरान ओपी राजभर एक खेत में पहुंचे और गेहूं काटते हुए दिखाई दिए। राजभर का ये वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। तब करके छोड़ दी। चुनाव प्रचार के दौरान जब वो गाड़ी से उतरे तो कुछ लोग खेत में गेहूं की फसल काट रहे थे। फिर क्या था, खुद राजभर भी खेत में पहुंचे और खेत में हंसिया लेकर गेहूं काटना शुरू कर दिया। ओम प्रकाश राजभर घोसी लोकसभा क्षेत्र के रतनपुरा गांव में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। वीडियो में राजभर ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि मैंने ये सब काम करके छोड़ दिया है। तब करके छोड़ दी। बता दें कि घोसी लोकसभा से एनडीए गठबंधन की तरफ से ओम प्रकाश राजभर ने अपने बेटे अरविंद राजभर को उम्मीदवार बनाया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने यहां से राजीव राय को चुनाव मैदान में उतारा है। एक खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर एक बस जिसका बैलेंस बिगड़ा और उसने एक बच्चे को रौंद दिया और वहां पर बस ड्राइवर बस छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो यात्री थे, जो लोग वहां पर थे, उन्होंने इस ड्राइवर को दबोच लिया। पुलिस ने बस ड्राइवर को उन यात्रियों से कैसे छुड़ाया, बच्चे का क्या कुछ हुआ, सब कुछ आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक तेज रफ्तार बस ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 4 साल के बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। जिस बस से यह हादसा हुआ वो एक सरकारी बस बताई जा रही है। बस को क्षतिग्रस्त किया गया है, जो कि गलत है। सरकारी संपत्ति को इन्होंने यहाँ पे एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की थी पब्लिक ने, तो उस सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया गया है और ड्राइवर जो है वो सुरक्षित है अभी और इनके विरुद्ध FIR की जाएगी और जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। ड्राइवर को डिटेन किया गया है। इस हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने बस पर हमला बोल दिया, जमकर तोड़फोड़ की गई। लोगों ने मौके से भाग रहे बस चालक की जमकर पिटाई कर दी। हालात बिगड़ता देख पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह बस ड्राइवर को भीड़ से निकाला और थाने ले गई। बहुत ही दुखद हादसा हुआ है, जिसमें बाइक पे सवार एक फैमिली के साथ एक छोटा बच्चा था, जिनकी एक्सीडेंट में जिनकी बच्चे की जान चली गई है। बच्चा काफ़ी छोटा 3-4 वर्ष का था और उनका कहना है कि एक सरकारी गाड़ी जो चला रहे थे उससे एक्सीडेंट होने की वजह से बाइक में चोट लगी और उससे बच्चा गिर गया, जिससे उनकी मौत हो गई है। हम लोग अभी जो भी सरकारी प्रावधान है उसके तहत आगे की कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें बच्चे को पोस्टमार्टम के लिए जो लाश है उनको भेज दिया गया है और मुआवजा प्रस्ताव के लिए भी हम लोग आगे जो भी प्रोसेस है उसको रोल आउट कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। और चलिए बात करेंगे वायुसेना के शक्ति प्रदर्शन की, गगन शक्ति अभ्यास की, जिसके तहत एयरफोर्स के लड़ाकू विमान जैगुआर, सुखोई M30, ग्लोब मास्टर, C-17, मिराज 2000, कैरियर एयरक्राफ्ट, तमाम ये विमान जो हैं वो हवा में उड़ान भरते हुए नजर आए, अपने करतब दिखाते नजर आए। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बनी एयर स्ट्रिप पर लड़ाकू विमानों का शनिवार को लैंडिंग परीक्षण हुआ। आज विमानों का रिहर्सल होगा जो कि 3 घंटे तक चलेगा। इस वजह से 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप को एयरफोर्स अधिकारियों ने सुरक्षा के घेरे में लिया हुआ है और इस दौरान यहां पर आम लोगों की एंट्री बंद रहेगी और कार्यक्रम में भी आम लोगों की एंट्री पर पाबंदी रहने वाली है। ये रिहर्सल युद्ध की स्थिति में एयर स्ट्रिप पर विमानों की लैंडिंग को लेकर के किया जा रहा है।
लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में अलग अलग राज्य में देखिए चुनाव प्रचार का दौर भी शुरू हो चुका है। हर एक पार्टी जोर आजमाइश कर रही है, लेकिन बात हरियाणा की करें तो चुनाव में बीजेपी की मदद हरियाणा लोकहित पार्टी करने वाली है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बात का ऐलान खुद किया। गोपाल कांडा की हरियाणा लोकहित पार्टी है। सिरसा से विधायक हैं गोपाल कांडा। गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा की मौजूदगी में यह ऐलान किया गया है। हरियाणा लोकहित पार्टी का बीजेपी को समर्थन है, यानी हरियाणा लोकहित पार्टी जो है वो बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। चुनाव में बीजेपी की मदद करेगी हरियाणा लोकहित पार्टी। और ये हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बात का ऐलान किया है। जब वो इस बात का ऐलान कर रहे थे उस वक्त सिरसा से विधायक गोपाल कांडा, जो कि हरियाणा लोकहित पार्टी जिनकी है, वो उस वक्त वहां पर मौजूद थे। जनता पार्टी और हलोपा, ठीक है, अब एक साथ मिल करके इस चुनाव की बागडोर संभालेंगे। हलोपा के जो हमारे सर्वेसर्वा है गोपाल कांडा जी, वो अभी यहाँ नहीं है, वो बाहर हैं, लेकिन भी आखिर हलोपा के क्या है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, और गोविंद कांडा ये भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशी रहे हैं। और लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार तमाम नेता जो है वो कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है अब राजस्थान के रण में उतरने वाले हैं और आज चुनाव प्रचार करने वाले हैं। दरअसल राजस्थान के कई जिलों में योगी आदित्यनाथ जो है वो प्रचार करेंगे। भरतपुर, दौसा, सीकर में सीएम योगी की रैली होनी है। तो स्टार प्रचारक है बीजेपी के, और ऐसे में अलग अलग जगहों से सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली आए दिन देखने को मिलती है। और अब ये खबर मिल रही है कि राजस्थान के कई जिलों में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और रैली करेंगे, विपक्ष पर निशाना साधेंगे और साथ ही जनता को संबोधित करेंगे। भरतपुर, दौसा, सीकर में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली होने वाली है। राजस्थान के कई जिलों में चुनाव प्रचार जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, जो कि फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं, बीजेपी के स्टार प्रचारकों में शामिल है। आज जब इन जिलों में मौजूद रहते हैं तो वहां से कैसे तमाम पार्टियों को आड़े हाथों लेते हैं। अब राजस्थान के रण में मौजूद रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इस पीछे एक और बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी संजय सिंह जो कि अभी अभी जेल से रिहा हुए हैं, उनकी मेडिकल रिपोर्ट सामने आ चुकी है और जो वजन घटने की बात कही जा रही थी उसका सच भी सामने आ चुका है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की सेहत को लेकर के इस वक्त की बड़ी जानकारी, 76 किलो से 82 किलो के आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं संजय सिंह, वो हो चुके हैं जेल में। संजय सिंह के बीपी में भी काफी सुधार आया है। तो जेल से रिहाई वाले दिन संजय सिंह की बीपी 136/70 बताई जा रही है, यानी जब जेल में मौजूद थे संजय सिंह तो उनकी सेहत ठीक थी, उनका वजन घटा नहीं, उनका वजन बढ़ा है 76 किलो। जब वो जेल के भीतर पहुंचे थे उस वक्त जो मेडिकल किया जाता है उसमें 76 किलो उनका वजन बताया गया था, और जब जेल से वो बाहर आ रहे थे उस वक्त 82 किलो उनका वजन जो है मेडिकल रिपोर्ट में सामने आया है। वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने संजय सिंह की सेहत को लेकर चुटकी ली है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनवाते हैं आपको भी। केजरीवाल जी का तो वजन घट गया है, लेकिन संजय सिंह का वजन बढ़ गया है, मतलब फिजिकल वजन। मैं हैरान था कल देखकर उनको कि बीमार होने का उन्होंने हवाला देके वो तिहाड़ में नहीं रहे और हॉस्पिटल में रहे। जब वहां से रिहा हुए तो व्हील चेयर पे थे और 5 मिनट बाद गुलाटी मार के कार की छत पे चढ़ गए और कल फिर व्हील चेयर पे थे। तो कैसे नौटंकी करना है, ये आम आदमी पार्टी के नेताओं से सीखना चाहिए। और आगे